एटमी डील फाइनल करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और एटमी डील को फायदे का सौदा बताया है। आपको जानकारी दे दें कि डील से पहले नेतन्याहू और ट्रंप की फोन पर तीखी बहस की रिपोर्ट भी सामने आई है। नेतन्याहू ने ट्रंप से एक बार फिर ईरान के परमाणु अड्डे को तबाह करने की मांग दोहरा दी है। वही अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान के एटमी अड्डों पर हमला शुरू कर सकता है। सौ दिन पहले छिड़ी ये लड़ाई, हजारों लाशें बिछ गईं। कई देश खाक हो गए, मगर ना युद्ध रुका, ना ही मौत का तमाशा। बम और बारूद के बाद भूख की त्रासदी गजा को दहला रही है। खाने पीने की चीजों के लिए गजा में लाशें बिछ रही हैं। हमास इजराइल युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ एटम बम की बातें हो रही हैं। महाविनाश के हथियारों का शोर सुनाई दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, ईरान के सुप्रीम लीडर हो, सब एटमी हथियार पर बयान दे रहे हैं, क्योंकि बात ईरान के परमाणु हथियारों पर आकर ठहर गई है। इजराइल जिसे तबाह करने के लिए किसी के रोके नहीं रुकने वाला। नेतन्याहू ने फाइनल एक्शन शुरू कर दिया है। गजा में इजराइल का दुश्मन हमास दम तोड़ रहा है। लेबनान में इजराइल का दुश्मन हिजबुल्लाह बेदम हो चुका है। सीरिया में इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम हो चुका है। इराक में इजराइल के दुश्मन कट्टर लड़ाके सरेंडर कर चुके हैं। यमन में हूती के होश अमेरिका और इजराइल ने उड़ा रखे हैं। तो क्या अब इजराइल असली दुश्मन पर हमला करने जा रहा है? क्या ईरान के एटमी अड्डों की तबाही शुरू होने वाली है? इजराइल ने जिसे टारगेट बनाया वो खल्लास हुआ। दुश्मनों की गिनती भी इजराइल नहीं करता। कोई भी आ जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इजराइल को जिसने छेड़ा है वो तबाह हुआ है। लेकिन ईरान ऐसा दुश्मन है जिसने इजराइल को जंगी जेट का जवाब हाइपरसोनिक मिसाइल से देता रहा है। ईरान ने इजराइल में घुसकर मारने की जुर्रत तक दिखाई है। एक बार नहीं, 2 बार ईरान इजराइल को दहला चुका है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान ने नेतन्याहू को कभी भी सुकून से नहीं रहने दिया है। वहीं जब से ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच एंट्री ली, सारे समीकरण नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं ट्रंप वो होने नहीं दे रहे। इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने बर्बाद करने के बाद ही शांति मिलेगी, जबकि ट्रंप ईरान से एटमी डील फाइनल करने के करीब पहुंचने का दावा कर रहे हैं। Will there be another round of talks soon? Very soon. The Iran talks. I can't tell you what's going to happen tomorrow. I can tell you the Iran talks have been going very well. ट्रंप की उम्मीद कायम है। ट्रंप को ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं। ईरान अपने एटमी अड्डे की IAEA के साथ अमेरिका की भी निगरानी के लिए राजी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। ईरान के लिए ये रेड लाइन है जिसे अमेरिका को क्लियर कट बता दिया गया है। یک گامی در جهت حل و فصل این 2 مکان باقی مانده برداریم. قولیه که آقای گروسی داده و امیدوار هستیم که با گفتگوها و بررسی‌هایی که در میدان انجام میدن امروز یک گام رو به جلو داشته باشیم. प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान उनकी तय की गई सीमा तक यूरेनियम बना सकता है। ईरान इसी बात को बार बार दोहराकर नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा रहा है। ईरान एटमी डील की सबसे जरूरी शर्त न्यूक्लियर हथियार के ईंधन यूरेनियम के संवर्धन को बताना नहीं भूलता। ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करने वाला। موضوع غنیسازی به عنوان بخش لاینفک انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما باید حفظ بشه. ما به هیچ عنوان مجاز نیستیم که در این مورد کوچکترین نرمشی نشون بدیم و بنابراین پیشنهادهایی که مطرح میشه از طرف
از طرف‌های مختلف از جمله عمان قاعدتاً این خط قرمز خیلی پررنگ ما رو حتما مد نظر قرار خواهد داشت. ये बात नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। इसी वजह से ईरान अमेरिका के बीच जारी एटमी डील के बीच ही इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल किसी भी वक्त ऐसा हमला बोल सकता है जिसका निशाना ईरान के न्यूक्लियर सेंटर होंगे। इजराइल शॉर्ट नोटिस पर ईरान की एटमी साइट पर एक साथ धावा बोल सकता है, जिससे अमेरिका को उसे रोकने या बीच बचाव का वक्त ही ना मिल पाए। इजराइल के हमले की आशंका प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू को न्यूक्लियर डील में खलल न डालने के लिए आगाह कर रखा है। लेकिन इजराइल करता वही है जिससे उसके दुश्मन दहले। अपनी सिक्योरिटी के लिए इजराइल किसी भी हद को लांघ जाता है। ईरान को अच्छी तरह ये बात पता है, इसीलिए ईरान की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। नई धमकी अलग अंदाज में दी गई है। कैमरे लगे थे, बड़ी स्क्रीन लगी थी, सामने हॉल में ईरान सेना के अफसर बैठे थे, कई राजनेता भी मौजूद थे। मंच पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी गरज रहे थे। ये भाषण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। खामनेई के सिपह सालार ने जो कहा वो सीधी धमकी है। धमकी एटमी बम बनाने की, इजराइल को तबाह कर डालने की। हुसैन सलामी ने ऐलान किया कि वो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के मैदान में इजराइल अकेला हो या फिर महाशक्तियों की संयुक्त सेना, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान दुश्मनों से भिड़ेगा भी और जीतेगा भी। कमिंगोहिम मुंतजरिम अगर गलती बکنند بیدرنگ پاسخهایی دریافت خواهند کرد که تمام گذشته خود را فراموش کنند. ईरान न कभी इजराइल से डरा है और ना ही अमेरिका से। ट्रंप से न्यूक्लियर डील भी ईरान अपनी शर्तों पर कर रहा है। ट्रंप ने ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली है, जिससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। खासकर ट्रंप के खाड़ी के दौरे के बाद ईरान को लगने लगा है कि नेतन्याहू और ट्रंप में दूरियां बढ़ गई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोमवार को ट्रंप नेतन्याहू की फोन कॉल में तीखी बहस तक हुई है। चैनल 12 न्यूज के मुताबिक बातचीत में ट्रंप और नेतन्याहू कई मसलों पर असहमति जताते रहे। ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक लहजे में कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। कथित तौर पर ट्रंप ने फोन कॉल पर दावा किया है कि वो ईरान के साथ फायदे का सौदा करने वाले हैं। वहीं नेतन्याहू इस बात पर डटे रहे कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। ट्रंप नेतन्याहू की हॉट टॉक के अपडेट के बाद ईरान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी दे डाली है। ईरान के कमांडर इन चीफ ने तो ये तक कहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मनों से भी वो मोर्चा लेने के लिए तैयार है। ये इशारा किसके लिए है समझना मुश्किल नहीं है। به مقامات آمریکایی هم میگوییم ما برای هر سناریویی آماده هستیم. کشور ما هرگز تسلیم اراده سیاسی دیگران نمی شود. ما در عرصه دفاعی مسلطیم همواره برای غلبه بر بزرگترین قدرت جهان قدرت انباشته ایم. این فرض ما بوده است که ما در یک نبرد بزرگ با یک قدرت بزرگ درگیر خواهیم شد. ईरान इत्मीनान से नेतन्याहू और ट्रंप की तकरार देख रहा है। ईरान अपनी मिसाइल पावर लगातार बढ़ा रहा है। ईरान के पास रूस और खाड़ी के कई देशों का बैकअप है। ईरान की एटमी साइट एक्टिव है। ईरान को और क्या चाहिए? मुश्किलें तो नेतन्याहू की बढ़ी हुई है। उन्हें जिन ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही ईरान की तरफ झुकाव दिखाने लगे हैं। तो ऐसे में इजराइल क्या करेगा? वही जिसके लिए वो कुख्यात है। इजराइल दुश्मन के खतरे को खुद मिटाएगा, जैसे कि वो पहले करता रहा है। इजराइल ने ईरान को दहलाने का प्लान कई साल से बना रखा है। कई बार ईरान को इसका ट्रेलर भी इजराइल दिखा चुका है। इजराइल ने ईरान के लिए अमेरिका से मिले हथियारों को अपग्रेड कर रखा है। इजराइल 2000 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इजराइल के पास F-15I स्क्वाड्रन से लेकर F-16I सुपर स्क्वाड्रन तक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने F-15 जंगी जेट में ऐसे बदलाव किए हैं
जिससे उसका फ्यूल टैंक अलग किया जा सके और इसके साथ ही ये फाइटर रडार की जद में भी नहीं आएंगे। इजराइल ने रैम्पेज मिसाइलों को एयरक्राफ्ट से जमीन पर टारगेट हिट करने के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल के पास रॉक मिसाइल है जो अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने के लिए जानी जाती है। नेतन्याहू आर्मी एल्बिट नाम के बंकर बस्टर बम से लैस है जिनसे न्यूक्लियर साइट तबाह की जा सकती है। समंदर के रास्ते ईरान पर हमले के लिए इजराइल के पास पॉपाई टर्बो क्रूज मिसाइल है। इजराइल के जंगी जेट यमन तक मार कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट सीरिया को आए दिन दहलाते हैं। इजराइल लेबनान को कब्रिस्तान बना चुका है। ईरान को निशाना बनाना इजराइल के लिए नामुमकिन नहीं, बशर्ते कि अमेरिका इजराइल के साथ रहे। बिना सुपर पावर के सपोर्ट के इजराइल हमले तो कर सकता है, लेकिन ईरान से युद्ध जीतना मुश्किल है। ईरान के मिसाइल पावर इजराइल को दहलाने के लिए काफी है। ईरान ने बीते साल 2 बार इजराइल को मिसाइल की बौछार से जलाया है, जब भी अमेरिका और उसके सहयोगी सैन्य शक्तियों ने इजराइल के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया। इजराइल पर दागी गई सैकड़ों मिसाइल को हवा में ही मारकर अमेरिका ने बड़े युद्ध को रोक दिया था। लेकिन इजराइल का नया प्लान ऐसा है कि उसके शुरू होने के बाद युद्ध रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसने शुरू होंगे तो युद्ध में अकेला ईरान भी नहीं होगा। ईरान के साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे वो देश होंगे जिन्हें अमेरिकी दादागिरी बर्दाश्त नहीं। वहीं इजराइल को अमेरिका समर्थन देना जारी रखेगा या नहीं, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रंप हर दिन अपना रुख बदलते हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध हो या फिर खाड़ी का घमासान, अब तक प्रेसिडेंट किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर पाए। ट्रंप की यही मजबूरी नेतन्याहू का सिरदर्द बनी हुई है। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शोपिया में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई की गई है। 2 को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को शोपिया के इमाम साहिब इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। उज़ैर अहमद भट्ट और इरफान बशीर नाम बताया जा रहा है। भारी मात्रा में हथियार, कैश और खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया है। जम्मू के शोपिया में आतंकियों के 2 मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन एक मेज पर बैठकर बात कर सकते हैं? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जेलेंस्की इसके लिए तैयार है, लेकिन पुतिन की तरफ से कहा गया है कि यह मीटिंग तभी होगी जब मौजूदा बातचीत में नतीजे देखने को मिलेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के 2 शहरों को अपना सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है, जिसे वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये यूक्रेन में खूनी मंगलवार है। जेलेंस्की के देश पर ऐसा हमला हुआ जिसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार है। मंगलवार की रात को खार्किव पर ऐसा हमला हुआ कि आग बुधवार की सुबह तक दहकती रही। ये पुतिन का गुस्सा है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा दावा पुतिन के प्रवक्ता ने किया है। दावा यह है कि अगर युद्ध विराम को लेकर बात सकारात्मक तरीके से बढ़ती है तो ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की एक मेज पर बैठकर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो ट्रंप और पुतिन
दोनों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають, всі чекають. ये दावा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर हैं यूक्रेन के दो बड़े शहर खार्किव और सूमे। यहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन ज़ेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सूमे के आसपास 6 गांवों पर कब्जा किया है। कई और गांवों और कस्बों के आसपास आमने सामने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी है, खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नेटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। पुतिन ने मई के महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक लगातार जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा। यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। Wir werden deshalb den Druck auf Russland weiter erhöhen. Wir tun das, um die Kriegsmaschine Moskaus zu schwächen. Wir tun es aber auch, um den Weg für Verhandlungen zu öffnen. सूमे में यूक्रेन के मोर्चों पर रूस के फाइटर जेट्स ने 4 दिन के अंदर 30 गाइडेड बम गिराए हैं, यानी पिन पॉइंट वाले हमलों में अचानक तेजी लाई गई है। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरफ ने बड़ी प्लानिंग के साथ खतरनाक मिशन अंजाम दिया और कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ डाला। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए, तब कादिरफ ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लोहांस्क है, ज़ैपोरिजिया और खेरसोन का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है।
क्राइमिया को मिलाकर ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है, जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। कॉन्स्टेंटिन मैशोवेट्स का दावा है कि रूस बहुत धीरे धीरे सूमे की तरफ बढ़ रहा है। मैशोवेट्स के मुताबिक 2 हफ्ते में पुतिन की फौज सूमे में सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है। लेकिन अब डॉनबास के इलाके से पुतिन ने सूमे और खार्किव के मोर्चे पर सैनिकों को भेजा है, जो रूस का युद्ध तेज करने की गारंटी जैसा है। रूस की लगातार मूवमेंट, फिर चाहे वो कुर्स्क हो या फिर डॉनबास, ये साबित करता है कि 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरे है उत्तर कोरिया की फौज, जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी है, और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और तीसरी है रमजान कादिरव की चेचन फोर्स, जो उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चों पर भी हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त ज़ेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा।